हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 161। अब आगे। अब आकाश रश्मि का यूं जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके ठीक पीछे पीछे पहुंच चुका था। और जब रश्मि कमरे से बाहर आ रही थी, ठीक उसी वक्त आकाश से वह टकरा गई थी और आकाश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया था और उसके होठों की ओर देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? हाँ, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि तुम पूरे घर वालों से बात कर रही हो सिवाय मेरे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये खामोशी मुझे दर्द दे रही है। अब जैसे ही आकाश ने थोड़ी सी नरमी के साथ रश्मि के होठों को देखते हुए ये सारी बातें कही, रश्मि ने तुरंत खुद को आकाश से आज़ाद किया और उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ी होकर अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी ओर दिखाकर बोली, देखिए मिस्टर आकाश, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज आप मुझे दूरी बनाकर रखिए, समझे आप? और मैं फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अब रश्मि की इस तरह की बात सुनकर आकाश अंदर तक जल भून उठा था। उसके करीब आकर उसके बालों को कसकर पकड़कर गुराते हुए बोलता है, अच्छा, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक्सीडेंट से पहले हमारे बीच जो कुछ हुआ था, क्या वह तुम्हें याद नहीं है? उसे वक्त क्या था? हाँ, क्या उस वक्त भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? तभी रश्मि की आंखों के सामने हॉस्पिटल में एडमिट से पहले किस तरह से आकाश और रश्मि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, वह सारी बातें याद आ गई थी और वह चीखते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और जो कुछ भी होटल में हुआ वह सिर्फ और सिर्फ एक इमोशंस था जिसमें हम उस वक्त बह गए थे, समझे तुम? और अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और जितना हो सके तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो। मैं अब तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि उसके ठीक साइड में से जाने लगी, लेकिन आकाश उसका इस तरह से इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने तो सोचा था रश्मि के ठीक होते ही उसे प्रपोज करेगा, उससे शादी करेगा, लेकिन यहाँ तो रश्मि के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके इमोशंस आकाश को लेकर चेंज हो चुके थे। तो अब आकाश को समझ में नहीं आया कि वह करे तो करे क्या। फिर अचानक उसके बालों को कसकर पकड़कर उसके होंठों को अपने होठों से जोड़ लिया, बुरी तरह से उसे उन्हें चूमते हुए सख्त करने लगता है और बोलता है, रिश्ता नहीं है ना? हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। हालांकि रश्मि की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, उसे काफी ज्यादा फिजिकल दर्द भी हो रहा था, लेकिन आकाश रश्मि की बातें सुनकर गुस्से से भर चुका था, तो इसीलिए वह उसके होंठों को पूरी तरह से स्मूच कर रहा था। और जब उसे लगा कि रश्मि की हालत काफी बिगड़ चुकी है, इस तरह से किस करने पर तब जाकर उसने उसे छोड़ा और उसकी ओर देखकर बोला, आइंदा मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। बहुत जल्द तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। ऐसा कहकर आकाश जल्दी कमरे से निकल गया था और रश्मि घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है और अपना चेहरा हाथों से छुपाकर बोली, जब मैं इसके पीछे प्यार प्यार कहकर घूम रही थी तब उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मेरी बेइज्जती की। लेकिन अब जब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, अब मेरे साथ शादी से पहले इसके साथ रिलेशन बन गया है, तो मुझ पर तरस खा रहा है, मुझे बेचारी अबला नारी समझ रहा है कि अब मेरा क्या होगा। नहीं नहीं मिस्टर आकाश मल्होत्रा, नहीं, मैं तुमसे शादी अब नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर रश्मि खुद को थोड़ा सा कंसोल करती हुई अपना चेहरा वगैरह ठीक करके वह आस्था के साथ जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने अपने गार्ड्स को अच्छी तरह से उनकी गलती की सजा दी थी, क्योंकि उस वक्त आस्था रौनक के साथ कॉलेज से बाहर अबीर से मिलने चली गई थी और गार्ड्स को इस बात के बारे में पता नहीं चला था, तो इसलिए अरमान ने अपने उन गार्ड्स को अच्छी खासी सजा दे दी थी और उन्हें सीधा सीधा उसने कुछ भूखे जानवरों के सामने डाल दिया था, जिससे उन गार्ड्स की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि अरमान आस्था को लेकर इतनी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने न्यू गार्ड्स आस्था की सेफ्टी के लिए अपॉइंट कर दिए थे। आहान और ध्रुव दादाजी के साथ बैठे हुए थे और तब दादाजी ध्रुव की ओर देखकर बोले, बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आती,
मैंने तुम्हें कभी ज्यादा काम करते हुए नहीं देखा, आखिरकार क्या मामला है? क्या तुम कुछ काम करते भी हो या नहीं करते हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारा सीन क्या है। ध्रुव दादाजी की बात सुनकर झेप गया और बोलता है, दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अभी तक अपनी पहचान उजागर नहीं की है। केवल कुछ गिने चुने लोग ही मुझे जानते हैं और मेरा सिर्फ नाम फेमस है, इसीलिए मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ सिंघानिया मेंशन में आओ, तो उसके बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं अपने बंगलों में ही रहूँगा। ध्रुव को दादाजी की बात बुरी लग गई थी, तो इसीलिए उसने उन्हें बोल दिया था। तब दादाजी ने ध्रुव के कान पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा बदमाश दादाजी को आंखें दिखाएगा। हाँ दादाजी को आंखें दिखाएगा। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि कहीं तुम्हारे काम को लेकर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है और तुम हो कि मुझे ही आंखें दिखा रहे हों। ऐसा बोलकर दादाजी ध्रुव को डांटना लगते हैं। तब ध्रुव बोलता है, अच्छा अच्छा दादाजी माफ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आज कहीं ना कहीं ध्रुव की आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा आ गया था जो उसे पर हंस रहा था, उस पर पूरी तरह से चीख रहा था। तभी आहा ने ध्रुव की आंखों के दर्द को देख लिया था और जल्दी सर वो ध्रुव के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे ध्रुव तुम ये सब छोड़ो, इन सब बातों के बीच हम एक बात तो भूल गए। हम अरमान भाई और आस्था भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, वह तो हमने उन्हें दी ही नहीं। तब ध्रुव भी अपनी कुछ कड़वी यादों से बाहर आकर बोला, अच्छा अच्छा चल तू फिक्र मत कर, एक काम कर, वह गिफ्ट उनके कमरे में रख देते हैं, वह जब आएंगे तब उन्हें वह गिफ्ट मिल जाएंगे। ये बोलकर ध्रुव ने आहान को आइडिया दिया और आहान मन में खुश हो गया कि चलो, ध्रुव को उसने उसकी कड़वी यादों से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक दादाजी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्लू रंग की फाइल पर पड़ती है और वह फाइल देखकर वह पूरी तरह से चौंक कर बोले, ओह शिट, ये क्या हो गया? तब ध्रुव और आहान दादाजी की ओर देखकर पूछते हैं, क्या हो गया? मतलब क्या हुआ दादाजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तभी दादाजी बोले, अरे बेटा, ये रश्मि बेटी की फाइल थी, उसने बताया था कि वह इसे लेकर आस्था के कॉलेज में जाने वाली है और इसी के थ्रू वह आज आस्था की कुछ स्पेशल क्लासेस की तैयारी करवाने वाली है। लेकिन देखो, रश्मि तो यह फाइल यही भूल गई। तब ध्रुव और आहान एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ पल सोचने के बाद दादाजी बोल पड़े, बेटा एक काम करो, अगर तुम दोनों के पास कोई काम ना हो तो प्लीज जाकर यह फाइल उन्हें दे आओ, कहीं बच्ची परेशान हो। तब दादाजी की बात सुनकर एक दूसरे को देखते हुए उठ खड़े हुए और हाँ सर हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है, और रश्मि दीदी को यह फाइल देकर आ जाते हैं। आप परेशान ना हो, हम यूं गए यूं आए। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहान दोनों ही दादाजी को शांत होने के लिए कहने लगते हैं और फटाफट से वह दोनों रश्मि और आस्था के पीछे पीछे फाइल लेकर निकल पड़े थे। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया मारिया देव और साथ ही साथ टाइगर के साथ अपने शानदार ऑफिस में पहुंच चुका था। अरमान पूरे 3 दिनों के बाद ऑफिस आया था, जिसे देखने के बाद सबकी हालात खराब हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग अपने काम में पूरी तरह से जुड़ चुके थे। ऐसा लगने लगा था यहाँ कोई मर गया हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऑफिस में आने के बाद अरमान का चेहरा एक बार फिर एरोगेंट हो चुका था। आस्था के सामने अरमान का कुछ अलग ही वर्जन चल रहा था, लेकिन अरमान असल में क्या था ये तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। वही मलाइका हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, कुछ दिनों से घर पर आराम किया और उसके बाद से वह काम पर लौट आई थी। रह रहकर उसे मारिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने सोच लिया था कि अरमान सिंघानिया से सीधे सीधे वह उसकी शिकायत करेगी। जरूर अरमान उसे फिर नौकरी से निकाल देगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा था और इसीलिए ने सारी फाइल का काम कंप्लीट करने के बाद अरमान की गुड बुक में आने के लिए वह उसके फ्लोर्स के केबिन के ठीक सामने खड़ी हुई थी। तभी मारिया, टाइगर और देव अरमान के दाएं बाएं चल रहे थे और अरमान सबके बीच में चल रहा था। उसने आज ब्लू रंग का कोट पहना था, जिसमें उसका रंग बेहद चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
जो शांति उसे आस्था से गहरी मोहब्बत होने के बाद मिल चुकी थी। वो आस्था से न केवल मोहब्बत कर बैठा था, बल्कि उसे एक अपना ऐसा जुनून, ऐसा ऑब्सेशन बना चुका था जो ना जाने आगे चलकर उसकी जिंदगी में कितने सारे दुख भरने वाला था। अब जैसे ही मलाइका ने अरमान को देखा और उसके पर्सनैलिटी को देखा तो एक बार फिर उस पर मरमिटी थी और सोचने लगी थी, बस ये इंसान एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए, उसके बाद मुझे जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं इसके साथ इसके खूबसूरत जिस्म के साथ एंजॉय कर लूं। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। तभी टाइगर मलाइका को वहां देखकर चौंक गया था, क्योंकि इस तरह से अरमान के केबिन के बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज अरमान के फ्लो पर किसी को देखकर वह सब चौंक गए थे। वही देव तुरंत आगे आया और मलाइका की ओर देखकर बोलता है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, इस तरह से बॉस के फ्लो पर आना मना है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी मलाइका देव की ओर घूरते हुए बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। जिस तरह से तुम बॉस के पर्सनल सेक्रेटरी हो, इस तरह से मैं भी बॉस की सेक्रेटरी हूँ, समझे तुम? और तभी इससे पहले कि देव इससे आगे कुछ कहता अरमान वहां आ गया था। एक पल को मलाइका की नजर मारिया पर पड़ती है और मारिया को अरमान के साथ देखकर वह जल बुनकर राख हो चुकी थी। वहीं मारिया और देव बेपरवाही से जाकर अरमान के केबिन के बाहर बैठ गए थे, क्योंकि इस बार वह 10 फ्लो पर नहीं बल्कि अरमान के केबिन के बाहर 12 फ्लो पर ही थे, क्योंकि अरमान उनके साथ कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहता था। तब अरमान ने मलाइका को सामने देखा तो पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मलाइका ने जल्दी ही अरमान 3 दिन से जब उसके अपसेंट में जो इम्पोर्टेंट काम होना था वह सारा काम उसने अकेली ने खुद किया था। ये सारी बातें उसने अरमान की गुड बुक में आने के लिए उसे बता दी थी। और अरमान में एक नज़र मलाइका की ओर देखकर कहता है, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, अच्छा हुआ, तुमने मेरे यहाँ पर ना होने का इतना सा भी कंपनी को लॉस नहीं होने दिया। बाकी मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस हूँ, बट अभी फिलहाल क्या तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अरमान ने बड़े ही ठंडा स्वर में कहा और तभी मलाइका खुद को रोक नहीं पाए और बोलती हैं, बॉस, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ और बात भी करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मलाइका अरमान से तारीफ अपने के बाद अब सीधे सीधे उस मारिया की शिकायत करना चाहते थी। तभी अरमान जो कि केबिन में जा रहा था वह रुका और अगले ही पल मलाइका की ओर देखकर बोलता है, क्या कहना है, तुम्हारे पास केवल कुछ सेकंड्स है। तो मलाइका ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया, बॉस, आपके साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की बहुत बुरी है, इसलिए मुझ पर हाथ उठाया था, इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। अब जैसे ही मलाइका ने मारिया की शिकायत लगाई, मारिया के चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे, जबकि टाइगर मुस्कुरा दिया था। टाइगर को लगा जरूर अब मारिया को डांट पड़ने वाली है। तभी अरमान मलाइका की ओर देखकर बोलता है, तो तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, वह मेरी बॉडीगार्ड, वह मेरी एक स्पेशल गार्ड है, जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखना, वरना अगली बार शायद तुम उसकी शिकायत करने के लिए मेरे सामने खड़ी हुई ना मिलो। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, मलाइका की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी दौड़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान खड़े खड़े उसकी यूं ही बेइज्जती कर देगा। उसने तो सोचा था कि वह अरमान का सारा काम कर देंगी। तो अरमान उससे काफी ज्यादा खुश होकर मारिया को मलाइका के हाथों उठाने के रूप में अभी के अभी फायर कर देगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर तसल्ली हुई थी कि मारिया उसकी बॉडीगार्ड थी। तब जाकर मलाइका ने एक लुक मारिया की ओर दिया था और मन ही मन में बोलती है, 2 कौड़ी की बॉडीगार्ड होकर मुझ पर हाथ उठाती है, इसे तुम्हें देख लूंगी। ऐसा कहते हुए जल्दी ही वह 12th फ्लोर पर चली गई थी। तभी अरमान ने जिस काम के लिए उन तीनों को बुलाया था, फटाफट से उसे अपने ही शब्दों में वह काम समझना शुरू कर दिया था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।